ठीक है बेटा, अपना चैप्टर नंबर 9 चालू है, ठीक है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा कि आईयूपीएससी नामकरण पद्धति पढ़ी है कि कैसे संरचना सूत्रों से हम आईयूपीएससी नाम बना रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आ गया होगा कि संरचना सूत्र से कैसे आईयूपीएससी नाम बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने ऐसा भी बताया था कि आईयूपीएससी नाम से कैसे संरचना सूत्र बनाते हैं, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, अब आगे है ना बेटा, आज का अपना टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है बेटा। हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, अब इनके रासायनिक गुणधर्म कौन से हैं, इनके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बेटा। इससे पहले इसने बोला है थोड़ा याद कीजिए, मतलब जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, ये बोल रहा है थोड़ा याद कीजिए, आप पहले पढ़ चुके हो इसको, ठीक है। तो इसका जवाब आपसे मांग रहा है। पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि कौन से घटक के कारण बायोगैस, ठीक है बेटा, बायोगैस का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बायोगैस को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, बायोगैस को जलाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा घटक पाया जाता है जिसके कारण यह जलती है? तो इसके अंदर बेटा मीथेन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मीथेन, CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये मीथेन घटक है जो इस बायोगैस में पाया जाता है, जिसके कारण इसे ईंधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा, कार्बन तत्व के ज्वलन से कौन सा उत्पाद बनता है? ये बोल रहा है कि जब कार्बन तत्व को जब जलाया जाता है, कार्बन तत्व को जब जलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, मतलब क्या बनता है कार्बन को जब जलाया जाता है, तो ठीक है बेटा। तो आपको याद होगा सभी को, ठीक है बेटा, यहां ध्यान दो। कार्बन है, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, ये कार्बन है C, ठीक है। जब इसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया जाता है, मतलब ज्वलन, क्या लिख दूं मैं? ज्वलन। इसे जलाया जा रहा है, इसको, कार्बन को, तो इससे क्या बनता है बेटा? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसका आंसर क्या बन गया बेटा? CO2। इससे कौन सा उत्पाद मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लस इसके साथ में हमें और क्या मिलता है? इसके साथ में प्लस हमें मिलता है ऊष्मा व प्रकाश, ठीक है बेटा। जब कार्बन को जलाया जाता है ना तो CO2 मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, मतलब ये उत्पाद मिलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बायोगैस का ज्वलन यह अभिक्रिया ऊष्मा उन्मोची है या ऊष्माग्राही, ठीक है बेटा। ये पूछ रहा है कि बायोगैस जब जलता है, ठीक है, मतलब बायोगैस जल रही है, ठीक है बेटा, बायोगैस जल रही है तो उससे ऊष्मा प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, जल मिल रहा है, जल मतलब नमी निकलती है उसमें से, ठीक है, नमी मिल रही है। तो बताओ बेटा ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माग्राही है या ऊष्मा उन्मोची? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऊष्माग्राही क्या होता है और ऊष्मा उन्मोची क्या होता है। तो ध्यान दो बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, वह ऊष्माग्राही अभिक्रिया होती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, वह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया बेटा? तो ध्यान दो बेटा, बायोगैस जलेगी, बायोगैस जलेगी तो इसमें से ऊष्मा तो बाहर ही निकलेगी ना, हीट बाहर निकलेगी ना, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई बेटा? ऊष्मा उन्मोची। कैसी हो गई? ऊष्मा उन्मोची। यह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया हो गई बेटा। समझ में आया? तीनों क्वेश्चंस आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण जान रहे हैं बेटा, ठीक है, जिनमें सबसे पहला गुण अब हम जानने वाले हैं ज्वलन। कौन सा बेटा? ज्वलन। ज्वलन के बारे में जानेंगे बेटा, ठीक है। तो ज्वलन का मतलब क्या होता है बेटा? जलना। ज्वलन का मतलब क्या होता है? जलना। तो जलने वाला पहला गुण देखेंगे, किसका? कार्बनिक यौगिकों का। किनका? कार्बनिक यौगिकों का। कार्बनिक यौगिक तो मालूम है, वही तो पढ़ रहे हैं अभी तक हम, कि जिनमें कार्बन पाया जाता है, सही है ना बेटा। तो कार्बनिक यौगिक जब जलते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वो चीज अब हम देखेंगे बेटा। तो जलने वाला गुण हम देख रहे हैं बेटा। तो सबसे पहला है ज्वलन। कौन सा है? ज्वलन। तो ध्यान दो बेटा,
कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में सर्वप्रथम ज्वलन यह गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में हम ज्वलन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ज्वलन। ठीक है, जलने पे क्या होता है। तो देखो बेटा, पिछली कक्षा में हमने देखा कि विविध अपरूपों के स्वरूप के कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उसका ज्वलन होकर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं। तो आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा कि जब कार्बन जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन जलता है तो क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। कार्बन को जब जलाया जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। ठीक है बेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा। ये आपका कार्बन हो गया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो ये बन रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बन रही है ना। और साथ में क्या और क्या बन रहा है? ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश मतलब हीट भी निकलती है जब जलाते हैं तो इसको, और प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, तो ये ज्वलन वाला गुण है किसका? कार्बनिक यौगिकों का। किनका? कार्बनिक यौगिकों का। तो आपको एग्जाम में पूछे कि कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण लिखिए तो आप लिख देना कार्बनिक यौगिकों का ज्वलन गुण। ठीक है, तो ज्वलन में क्या होता है? जब कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये लिख के ये एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या बताया है। हाइड्रोकार्बन, क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी बेटा। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन उसी प्रकार से कार्बन के अधिकांश यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन होने पर ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकालते हैं। तो ये बता रहा है कि जिस प्रकार से कार्बनिक यौगिक जलते हैं तो ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलती है, उसी प्रकार से जब हम हाइड्रोकार्बन को भी जलाते हैं ना बेटा तो भी ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलती है। तो भी ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है, वही हो रहा है। तथा पानी जल H2O ये सामान्य उत्पाद बनते हैं। समझ में आया बेटा? जब कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा और प्रकाश भी बनता है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी, ऊष्मा और प्रकाश भी बनेगा, लेकिन एक उत्पाद और बनेगा। वो क्या है? पानी भी बनेगा। ठीक है, कुछ ज्वलन अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से है। तो कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाया है बेटा। वो एग्जांपल क्या है बेटा? ध्यान देना, एग्जांपल ध्यान दो। ध्यान दो बेटा, एग्जांपल कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो क्या बना बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकल रहा है। यही तो अभी हम पढ़े हैं, सही है ना। तो यहां ध्यान देना बेटा, जो ये तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान है, इससे इस तरफ तो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, मतलब अभिक्रिया करने वाले। और जो इधर तीर के निशान की इस साइड होते हैं, राइट साइड में, वो उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? उत्पाद। मतलब अभिकारक अभिक्रिया करके जो बनाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं बेटा। समझ में आया? ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल अभी हम पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे कि कार्बन तो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलता है, लेकिन एक उत्पाद और बनता है। वो क्या है? पानी, जल। देखो उसका एग्जाम्पल देखो बेटा, ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, पानी भी बन गया और ऊष्मा और प्रकाश भी बन गया। समझ में आया ज्वलन गुण हाइड्रोकार्बन का या कार्बनिक यौगिकों का? तो ये ज्वलन गुण है बेटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझ लो, तीसरा एग्जाम्पल और दिया है बेटा, ये आपका इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी इसमें। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, ये पूरा इथेनॉल है, मैंने आधा ही किया। ये आपका पूरा क्या है? इथेनॉल। ठीक है, मैंने यहां
ध्यान दो बेटा, ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जल बन रहा है, ऊष्मा और प्रकाश भी बन रहा है। तो ये ज्वलन गुण हमने पढ़ लिया और इसके कुछ एग्जांपल्स भी जान लिए। समझ में आ रहा है बेटा? अब आप देख रहे होंगे कि सर ये यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, यहाँ पे 3 लगाया हुआ है, ये कैसे? तो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा बेटा, रासायनिक अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया को संतुलित किया है। संतुलित मतलब बैलेंस, मतलब अभिकारकों की और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या को बराबर किया है इसने। ठीक है, इसलिए ये नंबर लगाया हुआ है। समझ में आया बेटा? चलो आगे चले फिर। चलो अब आगे इसने बोला है थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। तो सोच ले, क्या बोला है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोपेन। क्या पाया जाता है? प्रोपेन। अपने रसोई घर में गैस सिलेंडर होता है, उसमें एलपीजी होती है ना, लिक्विड होता है ना उसमें। ठीक है, तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। उसके अंदर कौन सा घटक पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? C3H8। यह है एक ज्वलनशील घटक होता है, मतलब जलने वाला घटक होता है। प्रोपेन के पूर्ण ज्वलन की अभिक्रिया लिखिए। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें प्रोपेन घटक पाया जाता है जो जलने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रोपेन के पूरी तरीके से जलने की अभिक्रिया लिखकर दिखाओ। तो आपको लिखना है बेटा, आप जानते हो ये क्या है? प्रोपेन है, C3H8, ये प्रोपेन है बेटा। आप इसको देखोगे तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। आपके दिमाग में आएगा उस टाइम पे कि सर ने हमें ज्वलन गुण बताया था कार्बनिक यौगिकों का, तो ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों में भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो आपको याद आएगा सर ने हमें बताया था कि जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं तो क्या क्या उत्पाद बनते हैं? CO2 बनता है, जल बनता है, ठीक है, और ऊष्मा, सॉरी बेटा लिखा नहीं जा रहा है, ऊष्मा व प्रकाश बाहर निकलता है। ये भी क्रिया हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करोगे बेटा? ध्यान दो, मतलब ये इधर उत्पाद है, नहीं सॉरी बेटा, ये इधर अभिकारक है और ये इधर उत्पाद है। तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या है उनको बराबर करना ही संतुलित करना कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना ही अभिक्रिया का संतुलन करना कहलाता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? इधर कितने हैं? एक ही है ना, एक ही कार्बन है। तो मैं यहां क्या लिख दूं? अब इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूना 6, क्योंकि 2 तो ऑक्सीजन ये है, 3 ये है, 3 दूना कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 7 ऑक्सीजन हो गया। और इधर कितना है? 2। कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है बेटा? इधर 2 हाइड्रोजन है। इधर कितना है? 8 हाइड्रोजन है। तो यहां अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। सही है बेटा? अब देखो बेटा ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया ना, क्योंकि 4 से गुणा है पूरा। तो 4 तो ये हो गए ऑक्सीजन और 3 दूना 6 हो गए। कितना हो गया? 10 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं? 2 ही है। इसको मैं अगर 5 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन हो गए बेटा। अब देखो बेटा इधर कार्बन कितने? 3। इधर कार्बन कितने? 3। इधर हाइड्रोजन कितने? 8। इधर हाइड्रोजन कितने? 8। इधर ऑक्सीजन कितने? 4 और 6 10। इधर ऑक्सीजन कितने? 10। तो ये हो गई बेटा आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसको मैंने संतुलित कर दिया। और ये किसकी है? प्रोपेन के पूरी तरीके से जलने की। प्रोपेन के पूरी तरीके से जलने की। प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है, ये जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, जल दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, वह प्रकाश दे रहा है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन दे, आप तो याद रखो हाइड्रोकार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा, प्रकाश और ऊष्मा बनेगी। समझ में आया बेटा? तो ये जलने का गुण हो गया। आगे चले, पक्का?
पढ़ू बेटा, चलो शाबाश। ध्यान दो बेटा, यहां पे क्या दिया हुआ है, आओ करके देखें, आओ करके देखें, मतलब प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करके दिखाया है बेटा। ध्यान दो बेटा, सबके सब उपकरण, आपको कौन कौन से उपकरण लेने हैं, इक्विपमेंट आपको क्या क्या लेने हैं। आपको एक बर्नर लेना है, बर्नर जो आग देने का काम करता है, अग्नि देने का काम करता है, ठीक है। कॉपर गाज हैंडल जुड़ी हुई तांबे की जाली, कॉपर गाज किसको बोलते हैं? एक तांबा होता है ना, तांबे की जाली आती है, तांबे की क्या आती है? जाली, ठीक है। वो आपको जाली लेनी है जिसको हैंडल जुड़ी हुई हो, ताकि हम उसको आसानी से पकड़ सके, ठीक है। जाली अगर गर्म भी हो जाए ना तो उस जाली को हम पकड़ सके, हैंडल लगा हुआ होना चाहिए। धातु की पट्टी लेनी है, और क्या लेना है? धातु की पट्टी लेनी है, इत्यादि सामान आपको लेना है। रासायनिक पदार्थ आपको कौन कौन से लेने हैं? इथेनॉल लेना है, एसिटिक अम्ल, नैप्थेलीन, ये सब आपको लेने हैं, ठीक है बेटा। अब कृति क्या करना है, ध्यान दो बेटा। स्वच्छ व कमरे के तापमान वाले कॉपर कांच पर उपयुक्त में से एक रासायनिक पदार्थ 3-4 बूंद या चुटकी भर चूर्ण रखकर कॉपर कांच बंसेन बर्नर की नीली ज्योति पर रखिए। ये बोल रहा है कि आपने जो जाली ली है ना, उस जाली को क्या करना है? बर्नर के ऊपर रखना है, ठीक है बेटा। ये आपका बर्नर हो गया, ठीक है। ये अग्नि निकल रही है इसमें से, इसके ऊपर आपको क्या रखना है बेटा? ये मैं बना देता हूं, एक टेबल इस प्रकार से बना देता हूं ताकि इसके ऊपर मैं जाली रख सकूं। इसके ऊपर मैंने जाली रख दी, ठीक है बेटा। जाली को बर्नर के ऊपर रख दिया, ठीक है। रासायनिक पदार्थ देख लेना बेटा, 3-4 बूंद या चुटकी भर चूर्ण रखकर उसके ऊपर, ठीक है, और उस जाली को इसके ऊपर रख दिया, नीली ज्योति के ऊपर, ठीक है, जो अग्नि निकल रही है ना उसके ऊपर। निरीक्षण कीजिए, आपको निरीक्षण करना है, जांच करना है, देखना है ज्वलन के कारण धुआं या काली परत जिसको हम काजल बोलते हैं, बनती हुई दिखाई देती है क्या? तो आपको देखना है कि जो जाली है उसके ऊपर आपने ये जो पदार्थ डाला है, रासायनिक पदार्थ, चुटकी भर या 3-4 बूंद, तो जब वो जल के उसमें से धुआं निकल रही है या फिर काली परत जिसको हम काजल बोलते हैं वो निकल रही है, ये सब आपको देखना है। जो अब हम इसके बारे में जानेंगे बेटा आगे। देखो, पदार्थ का ज्वलन होते समय उसकी ज्योति पर धातु की पट्टी रखिए। अब जो धातु की पट्टी आपने ली थी, ठीक है, तो पदार्थ जब जल रहा है तो उसके ऊपर धातु की पट्टी रखना है। क्या उस पट्टी पर परत जमती है? तो वो जो काला धुआं निकल रहा है वो देखना है कि उस पट्टी के ऊपर जम रहा है क्या वो काला धुआं, जिसको हम कार्बन बोलते हैं, ठीक है। किस रंग की है, ठीक है, और वो जो धुआं निकल रही है, वो जो परत जमा हो रही है, वो किस रंग की है। उपयुक्त अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग करके यही कृति पुनः कीजिए। और जो भी रासायनिक पदार्थ है सबका प्रयोग करके आपको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। तो अब देखो इसका निष्कर्ष, अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये तो करके देख लिया। अब इसमें हुआ क्या क्या है इस प्रैक्टिकल में, वो अब हम जानेंगे बेटा क्या क्या हुआ है। ध्यान दो, उपयुक्त कृति में मतलब ऊपर दी गई, ये जो ऊपर दी गई अभी अभी कृति अपन ने की है, जो प्रैक्टिकल किया है बेटा, उसके अंदर देखो इथेनॉल, यह है संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें रासायनिक पदार्थ हम इथेनॉल लिए हैं, क्या लिए हैं? इथेनॉल। और यह कैसा यौगिक है? संतृप्त। कैसा है? संतृप्त यौगिक है, ठीक है बेटा। इथेनॉल कैसा यौगिक है? संतृप्त। कैसे पता चला? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए यह संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। और नेफ्थेनिल कैसा है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। ये जो नेफ्थेलीन है वो असंतृप्त है, और ये जो इथेनॉल है वो संतृप्त है, क्योंकि इथेनॉल में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए यह संतृप्त है। नेफ्थेलीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है या बहुबंध पाया जाता है, इसलिए यह असंतृप्त यौगिक है। सामान्यतः संतृप्त कार्बनिक यौगिक जलते समय नीली ज्योति से जलते हैं। याद रहेगा बेटा, संतृप्त यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, जब उनको जलाया जाता है तो उनमें से जो ज्योति निकलती है, जो अग्नि निकलती है, वो कैसे निकलती है? नीली। कैसे निकलती है? नीली, ब्लू कलर की, ठीक है, नीली नीली ज्योति हमें दिखाई देती है। तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पीली ज्योति से जलते हैं। और असंतृप्त यौगिक जलते हैं तो कैसी ज्योति से जलते हैं बेटा?
पीली से। कैसे? पीली, मतलब पीली पीली दिखाई देती है, उनमें से आग जो निकलती है ना वो कैसी दिखाई देती है? पीली। और संतृप्त में से जो निकलती है वो कैसी दिखाई देती है? नीली। याद रहेगा बेटा, संतृप्त यौगिक जब जलते हैं तो कैसी अग्नि के साथ में जलते हैं? नीली अग्नि के साथ में, ठीक है, नीली ज्योति के साथ में। और असंतृप्त यौगिक जब जलते हैं तो कैसी ज्योति के साथ में जलते हैं? पीली ज्योति के साथ में जलते हैं। और ध्यान दो बेटा, साथ में क्या होता है? काला धुआं छोड़ते हैं। तो असंतृप्त यौगिक जलते हैं ना, पीली ज्योति के साथ में जलते हैं। असंतृप्त यौगिक कौन सी ज्योति के साथ में जलते हैं? पीली ज्योति के साथ में। इसके साथ में ये क्या छोड़ते हैं बेटा? काला धुआं। क्या छोड़ते हैं? काला धुआं, ठीक है। इस काले धुएं के कारण उपयुक्त कृति में धातु की पट्टी पर काली परत जमा हो जाती है। तो थोड़ी देर पहले हम कृति में देखे थे कि जब इनको जलाया गया था, नेफ्थेलीन को, ये नेफ्थेलीन को और इथेनॉल को, इथेनॉल को जलाया तो यह नीली ज्योति से जल रहा था, और नेफ्थेलीन को जलाया तो यह पीली ज्योति से जल रहा था, ठीक है बेटा। अब पीली ज्योति के साथ में तो जल ही रहा था ये नेफ्थेलीन, तो साथ में काला धुआं भी छोड़ रहा था। क्या छोड़ रहा था? तो इसके ऊपर हम क्या लेके गए? धातु की पट्टी लेके गए, तो धातु की पट्टी के ऊपर भी काला धुआं जमा हो गया। समझ में आया बेटा? समझ में आया? मूव करें, ध्यान दो बेटा। अणुसूत्रों की तुलना करने पर यह दिखाई देता है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का अनुपात संतृप्त कार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक है। ध्यान दो बेटा, अब यहां पे ये परीक्षण किया गया, अणुसूत्रों की बात की गई, किन किन में? संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में और संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में। तो अणुसूत्र किस में ज्यादा दिखाई दिए बेटा? असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में ज्यादा दिखाई दिए। कार्बन का अनुपात, किसका अनुपात? ये जो कार्बन का अनुपात है वो संतृप्त यौगिकों की तुलना में असंतृप्त यौगिकों में ज्यादा दिखाई दिया। कैसे बेटा? हमने नेफ्थेलीन को जलाया, इथेनॉल को जलाया, इथेनॉल को जलाया, इथेनॉल क्या है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, और नेफ्थेलीन क्या है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो इथेनॉल जल रहा था तो वो नीली ज्योति के साथ में जल रहा था, और नेफ्थेलीन जल रहा था तो पीली ज्योति के साथ, और साथ में काला धुआं भी छोड़ रहा था, काला धुआं निकल रहा था ना उसमें। तो उससे हम ये समझ गए कि जो नेफ्थेलीन है वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, जो काला धुआं छोड़ रहा है, मतलब उसमें कार्बन का अनुपात ज्यादा है बेटा, उसमें कार्बन का अनुपात ज्यादा है। समझ में आया कुछ? नेफ्थेलीन को जलाया, इथेनॉल को जलाया। नेफ्थेनील असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, इथेनॉल संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। इथेनॉल को जलाया तो क्या हुआ बेटा? नीली ज्योति से जल रहा था, और नेफ्थेलीन को जलाया तो वह पीली ज्योति से जल रहा था, साथ में काला धुआं छोड़ रहा था। इससे हम समझ गए कि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है उनमें कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है। समझ में आया? तो इस प्रैक्टिकल से ये समझा हमने अपने को, ठीक है बेटा। आगे और देखो, आगे और देखो बेटा, ध्यान दो। इसलिए असंतृप्त यौगिकों के ज्वलन के समय अज्वलित कार्बन के कण भी बनते हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जब जलता है तो अज्वलित, जो नहीं जले हैं, जो नहीं जले हैं, ऐसे कार्बन के कण भी बाहर निकलते हैं। असंतृप्त यौगिकों को जब जलाया जाता है ना तो उनमें से अज्वलित कार्बन के कण भी बाहर निकलते हैं, जिसको हम काला धुआं बोल रहे हैं, ठीक है। वो कण भी बाहर निकलते हैं। ज्योति में स्थित कार्बन के ये तप्त कण, तप्त मतलब ये जो तपे हुए कण है, गर्म कण है, वो पीला प्रकाश देते हैं। समझ में आया बेटा कि पीला प्रकाश क्यों दे रहे थे? क्योंकि इसमें अज्वलित कार्बन के कण भी निकल रहे थे, और ये तप्त कण पीले पीले दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? पीले रंग के, ठीक है। इसलिए ज्योति पीली दिखाई देती है। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो तो संतृप्त यौगिकों के ज्वलन से भी पीली ज्योति प्राप्त होती है। अगर संतृप्त यौगिकों को भी अगर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जब संतृप्त यौगिकों को जलाया जा रहा है और पूर्ण रूप से उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी ज्योति भी हमें पीली दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि उसमें से अज्वलित कार्बन के कण निकलेंगे जो कि हमें पीले दिखाई देंगे। समझ में आया बेटा? पक्का? पक्का समझ में आया? हाँ, आगे चले फिर। चलो
तो ये पहला गुणधर्म पढ़ लिए। कौन सा गुणधर्म पढ़ लिए? पहला। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। ध्यान दो बेटा। तो पहला गुणधर्म से आप क्या समझ गए कि कार्बनिक यौगिक उनको जब जलाया जाता है तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी निकलता है, ऊष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। समझ में आया बेटा? और असंतृप्त यौगिक कौन सी ज्योति के साथ में जलते हैं? पीली ज्योति के साथ। क्यों जलते हैं? क्योंकि उनमें से अज्वलित कार्बन के कण निकलते हैं और वो तप्त होते हैं, गर्म होते हैं, इसलिए हमें वो पीले दिखाई देते हैं। और संतृप्त यौगिक कौन सी ज्योति से जलते हैं? नीली ज्योति से। समझ में आया बेटा? हाँ। चलो आगे देखो बेटा। संतृप्त यौगिकों को जलाते समय भी पीली ज्योति दिख सकती है। वो कब दिख सकती है? अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो। समझ में आया बेटा? अब ध्यान दो, दूसरा गुण हम पढ़ेंगे बेटा। दूसरा गुण है ऑक्सीकरण। दूसरा गुण क्या है? ऑक्सीकरण। चलो ऑक्सीकरण में देखो बेटा क्या है। ऑक्सीकरण से आप समझ रहे होंगे, मतलब जब अभिक्रिया करवाई जाती है अभिकारकों की तो उनसे उत्पाद बनते हैं, और उत्पादों में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है ना तो समझ जाना वहां ऑक्सीकरण हुआ है। वहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। मतलब दो अभिकारक है ए और बी, दोनों ने क्रिया की, क्रिया करके नए उत्पाद बनाए सी और डी। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं? ए और बी है, वो दोनों क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद बना रहे हैं सी और डी। ये उत्पाद बनाए। इनमें अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। किनकी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। उत्पादों में किसकी मात्रा बढ़ गई? ऑक्सीजन की। किनकी तुलना में? अभिकारकों की तुलना में। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब समझ जाना यहां ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आया बेटा? तो ध्यान दो, दूसरा गुण क्या है? कार्बनिक यौगिक हवा में जलाने या प्रज्वलित करने पर हवा में स्थित ऑक्सीजन के साथ सरलता से संयोग कर जलने लगा। यह आपने देखा। यह आपने देख लिया कि कार्बनिक यौगिकों को जब जलाया जाता है तो हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ में वह मिलता है और जलने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये आपने अभी अभी देख लिया कि हवा में जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ जुड़कर जलने लगता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है बेटा? इस ज्वलन क्रिया में कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में स्थित सभी रासायनिक बंध टूटकर CO2 और H2O ये उत्पाद बनाते हैं। अभी अभी देख लिया आपने, कार्बनिक यौगिकों को जब जलाया जा रहा था तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में जुड़कर वह जलने लगते हैं। और कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है? बंध टूटते हैं। बंध टूटते हैं। कौन से? रासायनिक बंध। और क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनते हैं। ये उत्पाद बनते हैं। अर्थात ज्वलन क्रिया में कार्बनिक यौगिकों का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब यह है कि उन कार्बनिक यौगिकों का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो गया। उन कार्बनिक यौगिकों का पूरी तरीके से क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इससे हमें यह बात समझ में आया कि कार्बनिक यौगिक को जलाया तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, मतलब ये समझ गए हम कि यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। उन कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है? ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। तो बेटा यहां ऑक्सीकरण किया गया। अब ऑक्सीजन की जगह कुछ और भी पदार्थ हो सकते हैं। ऑक्सीजन की जगह कुछ और भी पदार्थ हो सकते हैं ऑक्सीकरण करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑक्सीकरण करने के लिए। जो अभिकारक पदार्थ है, अभी अभी हमने देखा कि C+O2 बराबर CO2, देखा ना? प्लस क्या बन रहा था? प्रकाश प्लस ऊष्मा। ठीक है बेटा? तो कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया गया? इसको जलाया गया, मतलब इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण किया गया। तो ऑक्सीजन की जगह कुछ और पदार्थ भी, अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ध्यान दो बेटा, जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं उन्हें ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहते हैं। याद रहेगा बेटा, ये जो पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, यहां ऑक्सीजन लिया था, इनकी जगह हम और भी पदार्थ ले सकते हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीकारक या ऑक्सीडक कहेंगे। या तो ऑक्सीडक कहेंगे या ऑक्सीकारक कहेंगे, मतलब ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला।
अब ध्यान दो बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम क्या लिखते हैं, KMnO4, KMnO4, ये इसका अणुसूत्र होता है बेटा, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है बेटा, या अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, क्या लिख देता हूं, K2Cr2O7, ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये आपका है पोटेशियम परमैंगनेट। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये दो अणुसूत्र है। ठीक है, ये अधिकतर उपयोग में लाए जाने वाले ऑक्सीकारक यौगिक है। समझ में आया बेटा? तो ध्यान देना, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ऑक्सीडक या ऑक्सीकारक क्या होते हैं या किसे कहते हैं, दो उदाहरण देकर समझाइए। तो आप बोलना कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं उन्हें ऑक्सीडक या ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। ये एग्जाम्पल हो गया बेटा। ठीक है, ऑक्सीडक का या ऑक्सीकारकों का, ये दोनों ऑक्सीडक है, ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, ऑक्सीकारकों का परिणाम कार्बनिक यौगिकों में स्थित विशिष्ट क्रियात्मक समूह पर होता है। अब देखो बेटा, हम इनका उपयोग करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए इन ऑक्सीडकों का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है बेटा, कार्बनिक यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह होता है ना, कौन, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बारे में आपको मैंने बताया था कि OH, CHO, COOH, कीटोन, इथर, ईस्टर, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि आपको मैंने क्रियात्मक समूह बताए थे। तो उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े पक्का? उससे पहले देखो साइड में पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा, इस पैराग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इसे सदैव ध्यान में रखिए। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा इसको। ठीक है, क्या बोला है, घरेलू गैस या रोकेल की सिगड़ियों में हवा के लिए आगमन मार्ग होता है। अपने घरों में गैस चूल्हा होता है, ठीक है, सिगड़ियां होती है, तो उनके अंदर एक हवा को आने के लिए रास्ता होता है बेटा, ताकि ऑक्सीजन आ सके। ठीक है, और जो ईंधन है वो अच्छी तरीके से जल सके और काला धुआं नहीं दे, इसलिए उनके अंदर हवा का एक आगमन मार्ग होता है। अतः पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त वायु मिश्रण ईंधन जलकर स्वच्छ नीली ज्योति प्राप्त होती है। तो वो आगमन मार्ग क्यों दिया हुआ होता है, ताकि ईंधन अच्छी तरीके से जले और नीली ज्योति के साथ में जले और पूरा जले और काला धुआं नहीं दे। समझ में आया? अपना ईंधन वेस्ट ना हो, इसलिए हवा का आगमन मार्ग होता है बेटा। यदि रसोईघर के बर्तनों की पेंदी पर काजल जमने लगे तो इसका अर्थ है कि हवा का आगमन मार्ग बंद है। बेटा अगर आप जो बर्तन गैस चूल्हे पे रखे हो उसके ऊपर काली परत जमा हो रही है, कार्बन जमा हो रहा है, तो आप समझ जाना हवा का आगमन मार्ग बंद है। मतलब जो हवा ईंधन को मिलनी चाहिए, जो मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है वहां पे ईंधन के पास, ठीक है, इसलिए काली परत निकल रही है। ईंधन पूरी तरीके से जब नहीं जलता है ना तो काली परत निकलती है, वो इसलिए वो कार्बन निकलता है। समझ में आया बेटा? इसलिए ईंधन व्यर्थ हो रहा है बेटा, काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है। पूरी तरीके से जले मतलब ईंधन वेस्ट हो रहा है। ईंधन क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। वेस्ट बोले तो व्यर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है, बेकार जा रहा है। ऐसे समय सिगड़ी में स्थित हवा का आगमन मार्ग साफ करना चाहिए। समझ में आया बेटा? तो ये बात ध्यान रहेगी, समझ गए रहेंगे आप, आपके नॉलेज के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो अब एक फिर से प्रैक्टिकल आ गया। क्या आ गया? प्रैक्टिकल आ गया। ध्यान दो बेटा इस प्रैक्टिकल के ऊपर क्या बोल रहा है, करके देखिए। तो ये प्रैक्टिकल करके देखना है, तो चलो करके देख लेते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? साहित्य क्या क्या लेने हैं आपको, इक्विपमेंट आपको क्या क्या लेने हैं। तो ध्यान दो बेटा क्या क्या इक्विपमेंट लेने हैं। परख नली आपको लेनी है। परख नली आप जानते हो एक कांच की नली होती है बेटा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे होती है बेटा।
ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है। ये परख नली होती है जो कांच की होती है। कैसी होती है? कांच की, मतलब परख करने वाली नली है। उससे हम, जिसको हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसमें हम परखते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, बंसेन बर्नर, एक आपको क्या लेना है? बर्नर लेना है। ठीक है, बर्नर जो अग्नि देने का काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास एक बर्नर हो गया। मापन पात्र है, मतलब कोई भी आपको रसायन देगा उसको मापने के लिए एक पात्र चाहिए। ठीक है, एक ड्रॉपर, मतलब ड्रॉप डालने के लिए, बूंद बूंद डालने के लिए एक ड्रॉपर होती है। इत्यादि सामान आपको लेना है। ठीक है बेटा, आगे ध्यान दो। रासायनिक पदार्थ कौन कौन से लेने हैं? इथेनॉल लेना है, सोडियम कार्बोनेट का तनु विलयन लेना है। तनु विलयन मतलब समझ गया ना बेटा? एक तो होता है तनु, एक होता है सांद्र। तो तनु और सांद्र क्या होता है बेटा? एक नॉर्मली आप याद रखो, तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। इसको एक एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं एक कलर पेंट का डिब्बा लाया। ठीक है, कलर पेंट का मैंने क्या लाया? डिब्बा लाया। फिर एक खाली डिब्बा और लिया। ठीक है, इसमें से आधा इसमें डाल दिया, आधा इसमें डाल दिया। ठीक है, और आधा इसमें बच गया। अब इसमें जो आधा बचा हुआ है, इसमें मैंने क्या किया? रोकेल डाल दिया। मतलब पक्का कलर लाया हूं, उसमें रोकेल डाल दिया, मतलब लोहे के ऊपर मुझे पेंट करना है। ठीक है, अब ये मिलाया इसको, तो ये कैसा हो गया? पतला हो गया। और इसमें कुछ नहीं मिला है, ये गाढ़ा है, मतलब ये सांद्र है और ये कैसा हो गया? तनु है। इसकी तुलना में ये तनु है और इसकी तुलना में ये सांद्र है। समझ में आया बेटा? तो आपको इथेनॉल लेना है, सोडियम कार्बोनेट का तनु विलयन लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन लेना है, विलयन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अब करना क्या है आपको? परख नली में 2-3 मिली इथेनॉल लेकर उसमें 5 मिली सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलाकर परख नली को बर्नर पर रखकर मिश्रण थोड़ा गुनगुना होने दीजिए। आपको क्या बोल रहा है कि आपको ये जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है उसके अंदर आपको क्या डालना है बेटा? इथेनॉल डालना है। क्या डालना है? इथेनॉल। इथेनॉल इसमें आपने डाल दिया बेटा। क्या डाल दिया? इथेनॉल डाल दिया। ठीक है, कितना? 2-3 मिली। कितना? 2 से 3 मिली डाल दिया। 2 से 3 मिली इथेनॉल इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ में आपने और क्या डाला बेटा? 5 मिली सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर और भी डाला आपने 5 ml सोडियम कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 5 मिली इसमें डाल दिया। ठीक है बेटा, अब इसको क्या किया? इसके ऊपर गर्म कर रहे हो बेटा, बर्नर के ऊपर। इसके ऊपर गर्म कर रहे हो, बर्नर के ऊपर। ये आपका बर्नर है बेटा गर्म करने का। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस मिश्रण को गर्म किया। इस गुनगुने मिश्रण में पोटेशियम परमैंगनेट का तनु विलयन डालने की ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद डालिए। अब क्या कर रहे हो बेटा? एक ड्रॉपर लाए। ठीक है, एक क्या लाए? ड्रॉपर। ठीक है, ये ड्रॉपर ले लिया आपने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? KMnO4 है। KMnO4 क्या है इसके अंदर? KMnO4 ये इसके अंदर भरा हुआ है। इसको आप बूंद बूंद डाल रहे हो, एक बूंद डाले, बूंद बूंद डाल रहे हो। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इसमें बूंद बूंद डालोगे तो देखो क्या होता है, और मिश्रण को हिलाते रहिए। एक बूंद डाल रहे हो, मिश्रण को हिलाइए बेटा। ठीक है, जो मिश्रण रहेगा परख नली, परख नली को ऐसा एक पकड़ने के लिए वो रहेगी बेटा, पकड़ रहेगी। परख नली को पकड़ने के लिए, परख नली को पकड़ने के लिए क्या रहेगी? एक पकड़ रहेगी। अब इसको आप परख नली को हिलाते जाइए, मतलब इसमें सोडियम कार्बोनेट है, इथेनॉल है, इसको बर्नर पर गर्म किया। अब आप एक एक बूंद इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हो और इसको थोड़ा हिलाते जाओ। ठीक है, मिलाने पर पोटेशियम परमैंगनेट का विशिष्ट गुलाबी रंग बना रहता है। तो ध्यान दो बेटा, बना रहता है क्या आपको पूछ रहा है। तो बेटा ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी। कैसा रंग होता है? इसका रंग होता है गुलाबी। ठीक है बेटा, और एक ऑक्सीडक और बताया था मैंने, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रंग होता है रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज इसका रंग कैसा होता है? रेड ऑरेंज। और ये पोटेशियम परमैंगनेट इसका रंग कैसा होगा बेटा? गुलाबी। इसका गुलाबी रंग होता है।
जब आप इसमें इस मिश्रण में एक एक बूंद गुलाबी रंग की डालोगे तो ये गुलाबी रंग जैसे ही एक बूंद गिरा गायब हो जाएगा, गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। फिर एक बूंद डाला गुलाबी रंग गायब हो जाएगा, फिर एक बूंद डाला गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। समझ में आया? फिर एक टाइम ऐसा आएगा, लास्ट बूंद आप जब डालोगे तो वो गुलाबी रंग आपको लास्ट दिखाई देगा। एक वक्त आ जाएगा ऐसा, मतलब एक वक्त तक तो क्या होगा कि गुलाबी रंग गायब होते जाएगा, गुलाबी रंग गायब होते जाएगा। मिलाने की क्रिया जारी रखने पर कुछ समय बाद गुलाबी रंग अदृश्य होना रुककर, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि गुलाबी रंग अदृश्य होना रुक जाएगा, ठीक है, गायब होना रुक जाएगा। रंग वैसा ही रहता है क्या? तो रंग वैसा ही रहता है, गुलाबी का गुलाबी ही रहता है, फिर गायब नहीं होता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस कृति से हम क्या समझ रहे हैं बेटा? तो आगे देखो कि आपने परख नली के अंदर एक एक बूंद पोटेशियम परमैंगनेट की डाली, ठीक है, तो गुलाबी रंग धीरे धीरे गायब हो रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि गुलाबी रंग गायब होना बंद हो गया, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, उपयुक्त कृति में पोटेशियम परमैंगनेट के सारे विलयन में इथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर वह इथेनोइक अम्ल में रूपांतरित होता है। अब आपने परख नली के अंदर इथेनॉल लिया था, साथ में सोडियम कार्बोनेट उसमें मिलाया था, उसको गर्म किया था, ऊपर से पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल रहे थे, ठीक है बेटा। तो पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल रहे थे तो उसका रंग गुलाबी था, लेकिन उसके अंदर जाते ही वो गुलाबी रंग गायब हो रहा था, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या हो रहा था बेटा? उसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे थे, इथेनॉल उस परख नली के अंदर उपस्थित था, तो इथेनॉल का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। क्या हो रहा था? और इथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर क्या बन गया? इथेनोइक अम्ल बन गया। इथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर क्या बन गया बेटा? इथेनोइक अम्ल। समझ में आया बेटा? तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडक है ना, ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है ना, ऑक्सीकरण का काम कर रहा है ना, और इसका ऑक्सीकरण करके इसको इथेनॉल को किस में बदल दिया? इथेनोइक अम्ल में बदल दिया। इसने इसको किस में बदल दिया? इथेनोइक अम्ल में बदल दिया, ठीक है बेटा। इस अभिक्रिया में केवल क्रियात्मक समूह के नजदीकी वाले कुछ रासायनिक बंध ही भाग लेते हैं, नीचे दिए गए समीकरण से यह स्पष्ट होता है। तो ध्यान दो बेटा, ये रहा आपका, अभी आपने जो प्रैक्टिकल किया है ना उसका रासायनिक समीकरण है ये। तो देखो बेटा क्या है, ये रहा आपका इथेनॉल, ये रहा आपका इथेनॉल CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध OH, ये आपका क्या है? इथेनॉल है बेटा। अब बेटा इसका क्या किया जा रहा है? ऑक्सीकरण। क्या किया जा रहा है? ऑक्सीकरण। ये जो लिखा है ना इसका मतलब है ऑक्सीकरण, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जा रहा है, किसका? इथेनॉल का। समझ में आया बेटा? और KMnO4 कैसा है? क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। अब इथेनॉल से ये क्या बन गया? इथेनोइक बन गया। क्या बन गया? इथेनोइक अम्ल बन गया। इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बन गया। मतलब देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन ये है, एक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आया दूसरा गुण? पक्का? चलो ठीक है बेटा। इथेनॉल का इथेनोइक अम्ल में रूपांतरण, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है? इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बन रहा है, तो पूछ रहा है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है? तो आपको बताना है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ में आया बेटा? पक्का? आगे चले? चलो बेटा, ध्यान दो बेटा क्या है आगे और क्या बताया इसने। इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट बूंद बूंद में मिलाना शुरू करने पर ऑक्सीकरण की क्रिया में उपयोग में लाए जाने के कारण पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग अदृश्य होता है, जो कि हमने अभी अभी देख लिया कि आप बूंद बूंद पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे थे इथेनॉल के अंदर, तो गुलाबी रंग अदृश्य हो रहा था, गायब हो रहा था। मिलाने की क्रिया के एक विशिष्ट स्तर पर, मतलब एक टाइम ऐसा आया
एक विशिष्ट स्तर पर एक टाइम ऐसा आया, परख नली के संपूर्ण इथेनॉल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब इथेनॉल जितना भी परख नली के अंदर था उसका एक टाइम ऐसा आएगा बूंद बूंद मिलाने पर कि उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो जाएगा। पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके पश्चात पोटेशियम परमैंगनेट का मिलाना जारी रखने पर उसका उपयोग न होने के कारण वह बचा रहता है। इस बचे हुए पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग अदृश्य न होकर बना रहता है। मतलब इथेनॉल के अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे थे और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब वो गायब हो रहा था रंग, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रंग गायब होना बंद हो जाएगा। मतलब उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो गया, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो गया, उसके बाद भी मिला रहे हो तो फिर आपको गुलाबी रंग दिखाई देगा पोटेशियम परमैंगनेट का। गुलाबी रंग जब दिखाई देना लगे ना आपको परख नली में, तो समझ जाना पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो गया है इथेनॉल का। समझ में आया बेटा? चलो, ये हो गए दो गुण, दो रासायनिक गुण हो गए कार्बनिक यौगिकों के। ठीक है, अब तीसरा रासायनिक गुण समझो बेटा। तीसरा रासायनिक गुण क्या है? संकलन अभिक्रिया। क्या है? संकलन। ध्यान दो बेटा, संकलन का मतलब होता है जुड़ना। संकलन का मतलब क्या होता है? जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, जुड़ना या जोड़ना। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर कुछ आपको आओ करके देखे, प्रैक्टिकल दिया है तो देख लेते हैं। परख नली लेना है, वही टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्रॉपर जो ड्रॉप डालते हैं, ये सामान आपको ले लेने हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा आपको और क्या करना है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ आपको क्या क्या लेने हैं? टिंचर आयोडीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोडीन का इथेनॉल मिश्रित विलयन बोलते हैं। आयोडीन का इथेनॉल मतलब इथेनॉल और आयोडीन दोनों मिले हुए होंगे, उसमें दोनों मिले हुए होंगे, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। ये पदार्थ आपको लेना है। ब्रोमील जल लेना है, पिघला हुआ वनस्पति घी लेना है। ठीक है, और विविध वनस्पति तेल लेने हैं, अलग अलग प्रकार के वनस्पति तेल, जैसे वो मूंगफली का तेल हो सकता है, करडी का तेल हो सकता है, सूर्यमुखी का तेल हो सकता है, जैतून का तेल हो सकता है। ये तेल आपको लेने हैं। अब आपको करना क्या है? ठीक है बेटा, आपको करना क्या है? देखो बेटा, कृति में आपको करना क्या है? एक परख नली में 2 मिली तेल लेकर उसे 4 बूंदे टिंचर आयोडीन या ब्रोमील जल डालिए। ये बोल रहा है आपने जो टेस्ट ट्यूब ली है ना बेटा, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है? 2 मिली तेल। क्या लेना है? 2 मिली तेल। इसके अंदर तेल ले लेना है, वनस्पति। कैसा? वनस्पति तेल लेना है 2 मिली। 2 मिली वनस्पति तेल इसके अंदर ले लेना है। ठीक है बेटा, और क्या करना है? 4 बूंदे टिंचर आयोडीन या ब्रोमीन जल, इसमें आपको मिक्स करना है, या तो ब्रोमीन जल, या तो ब्रोमीन जल, या टिंचर आयोडीन, या तो टिंचर आयोडीन मिक्स कर दो या ब्रोमीन जल मिक्स कर दो। किसमें? तेल में, जो आपने परख नली ली है इसमें। ठीक है, ब्रोमीन जल लेना है, परख नली हिलाइए, फिर बाद में इस परख नली को क्या करना है? हिलाना है। मतलब परख नली आपने ले ली, इसके अंदर वनस्पति तेल डाल लिया, वनस्पति तेल डालने के बाद में या तो टिंचर आयोडीन का थोड़ा सा विलयन डाल लो या फिर ब्रोमीन जल इसमें थोड़ा सा डाल लो, फिर इस परख नली को हिलाना है। ठीक है, ब्रोमीन या आयोडीन का मूल रंग अदृश्य हुआ या नहीं, इसका जो रंग है वो गायब हुआ या नहीं, आपको ये देखना है परख नली में, तो आपको यहाँ इसका जवाब मिलेगा। ठीक है बेटा, निश्चित कीजिए यदि कृति अन्य तेलों और वनस्पति घी का उपयोग कर पुनः की जाए। आपने एक तो ये कर दिया, अब इसके साथ में दूसरा तेल लेकर देख लो, मूंगफली का लेके देख लो, फिर बाद में सूर्यमुखी का लेके देख लो, अलग अलग तेल लेके देखे आपको करना है। ठीक है, वनस्पति घी के साथ में भी करके देखना है, वनस्पति तेल के साथ में भी करके देखना है, वनस्पति घी के साथ में भी करके देखना है। तो ध्यान दो बेटा, उपयुक्त कृति में ब्रोमीन आयोडीन का रंग अदृश्य या फीका होना, इस निरीक्षण से पता चलता है कि ब्रोमीन या आयोडीन का उपयोग हुआ है। तो बेटा इस कृति में क्या होगा? जो आपने ब्रोमीन जल लिया है, जो आपने या उसकी जगह क्या लिया है? टिंचर आयोडीन लिया है, तो उसका रंग क्या हो गया? फीका पड़ गया। कैसा रंग पड़ गया? फीका पड़ गया, अदृश्य हो गया वो रंग। वो रंग कैसा हो गया? अदृश्य हो गया। इसका मतलब समझ जाना, इस परख नली के अंदर आपने आयोडीन लिया है और ब्रोमीन जल लिया। आपने इसमें तेल लिया था ना,
अब इस तेल में आपने ब्रोमीन जल डाला, मतलब इसका रंग गायब हो गया, और आपने टिंचर आयोडीन डाला अगर, तो उसका रंग भी गायब हो गया। मतलब आप समझ जाना, आपने ब्रोमीन जल लिया है और टिंचर आयोडीन लिया है, अर्थात ब्रोमीन या आयोडीन की संबंधित पदार्थों के साथ अभिक्रिया हुई है। आप ये समझ गए कि आपने वनस्पति तेल के अंदर ब्रोमीन जल मिलाया है और रंग अदृश्य हो गया। आप समझ गए, यहां पर अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसे अभिक्रियाकार को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अभिक्रिया को, मतलब इस अभिक्रिया को, सॉरी बेटा, इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा आपने परख नली ली थी, उसके अंदर वनस्पति तेल लिया था, फिर आपने टिंचर आयोडीन उसमें मिलाया, टिंचर आयोडीन का रंग अदृश्य हो गया। इमेजिन करते जाओ दिमाग में, टिंचर आयोडीन का रंग क्या हो गया? अदृश्य हो गया। मतलब यहां पर अभिक्रिया हुई है, मतलब आपका जो टिंचर आयोडीन है वो तेल में मिक्स हो गया, मिल गया, उसके साथ जुड़ गया, मतलब यहां पर संकलन अभिक्रिया हुई है। सही है। फिर एक और परख नली ली, वनस्पति तेल उसमें लिया, ठीक है, फिर बाद में पहले तो टिंचर आयोडीन लिया था, इस बार ब्रोमीन जल ले लो, ब्रोमीन जल उसमें मिलाया, परख नली को हिलाया, रंग गायब हो गया, अदृश्य हो गया, मतलब अभिक्रिया हुई है। मतलब जो ब्रोमीन जल है वो वनस्पति तेल के साथ में मिल गया, मतलब दोनों जुड़ गए, मिक्स हो गए, मतलब संकलन अभिक्रिया हुई है। इसे ही हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया तीसरा गुण? ठीक है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके दोनों के सभी परमाणु मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते। समझ में आया क्या बेटा? यहां से लेके यहां तक ये बोल रहा है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक दूसरे कार्बनिक यौगिक के साथ संयोग करके मतलब मिलकर के, जुड़ करके, तो पहला कार्बनिक यौगिक आपका यहां पे तेल था, दूसरा कार्बनिक यौगिक ब्रोमीन जल लिया, दोनों कार्बनिक यौगिक संयोग किए, दोनों मिल गए और मिलकर एक नया उत्पाद है, मतलब इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा? मतलब मिलना, जुड़ना। ठीक है बेटा, आगे देखो, कार्बन कार्बन बहुबंध यह क्रियात्मक समूह वाले असंतृप्त यौगिक संकलन अभिक्रिया करते हैं और बनने वाला उत्पाद यह संतृप्त यौगिक होता। ध्यान दो बेटा, ये जो संकलन है ना, संकलन अभिक्रिया, संकलन जो गुण है कार्बनिक यौगिकों में, इनमें क्या होता है? असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। कैसे यौगिक भाग लेते हैं? तेल यहाँ पे क्या है? असंतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है? ये ब्रोमीन जल क्या है? असंतृप्त यौगिक है। टिंचर आयोडीन क्या है? असंतृप्त यौगिक है। मतलब असंतृप्त यौगिक इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं और फिर अभिक्रिया करके संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, अभिक्रिया करके संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं। मतलब इनमें बहुबंध पाया जाता है असंतृप्त यौगिकों में। हम जानते हैं असंतृप्त यौगिक में या तो द्विबंध पाया जाता है या फिर त्रिबंध पाया जाता है। ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इनके बंध टूट जाते और बंध फिर एकल बंध हो जाता है इनमें, फिर हम समझ जाएंगे ये संतृप्त यौगिक बन गए। समझ में आया? तो ये जो संकलन अभिक्रिया है, इनमें असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं और भाग लेकर ये क्रिया कर कर असंतृप्त से संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं। समझ में आया बेटा? आगे चले, चलो। ध्यान दो बेटा, कहां तक बता दिया मैंने? संतृप्त यौगिक होता है, मतलब असंतृप्त यौगिक भाग लेते हैं और वो क्या बन जाते हैं? संतृप्त यौगिक बन जाते हैं। ठीक है बेटा, असंतृप्त यौगिकों की आयोडीन या ब्रोमीन के साथ संकलन अभिक्रिया कमरे के तापमान पर तुरंत होती है। तो क्या बोल रहा है बेटा? जो असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, असंतृप्त यौगिक, उनकी क्रिया आयोडीन से करवाते हैं या फिर ब्रोमीन से करवाते हैं। जैसे असंतृप्त यौगिक यहां पर था आपका वनस्पति तेल, क्या था? वनस्पति तेल। उसकी क्रिया हम आयोडीन से करवाए, आयोडीन से, आयोडीन का रंग अदृश्य हो गया, मतलब वहां पे अभी क्रिया हुई है, आयोडीन पूरी तरीके से वनस्पति तेल के अंदर मिक्स हो गया और वो संतृप्त यौगिक बन गया। तो बेटा ये जो क्रिया है ना, कमरे के तापमान पर तुरंत होती है, कमरे के तापमान पर जल्दी से होती है। अभिक्रिया के
कारण होने वाला रंग परिवर्तन आंखों को दिखाई देता है। अब ये जो परख नली में आप बेटा रख दो बेटा, एसी का रिमोट छेड़खानी मत करो। अब ये जो होता है ना परख नली, अभिक्रिया कर रहे थे हम, रंग अदृश्य हो रहा था ब्रोमीन जल का, वनस्पति तेल में डालते ही, या टिंचर आयोडीन का रंग अदृश्य हो रहा था, ठीक है बेटा, वनस्पति तेल में डालते ही। तो ये जो रंग परिवर्तन है ना, वो अपनी आंखों को दिखाई देता है, आंखों को दिखाई देता है। जब रंग बदलता है ना तो हमें दिखता है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों में बहुबंध पहचानने के लिए परीक्षा के तौर पर किया जाता है। तो बंध जानने के लिए भी है ना इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है कि इनमें बहुबंध है या फिर एकल बंध है। ठीक है। उपयुक्त कृति में तेल और आयोडीन, कौन कौन, तेल और आयोडीन का अभिक्रिया में आयोडीन की रंग अदृश्य होता है। तो अभी अभी अपन ने कृति की है, प्रैक्टिकल किया है, वनस्पति तेल लिया था और टिंचर आयोडीन लिया था। तो टिंचर आयोडीन का क्या हो रहा था, रंग क्या हो रहा था, बदल रहा था, अदृश्य हो रहा था, गायब हो रहा था। लेकिन वनस्पति घी के साथ रंग परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ध्यान दो बेटा, आपने परख नली ली थी, ठीक है, परख नली में आपने वनस्पति तेल डाला था, फिर वनस्पति तेल के साथ में टिंचर आयोडीन डाल रहे थे, रंग बदल रहा था। वनस्पति तेल के साथ में ब्रोमीन जल डाल रहे थे, रंग बदल रहा था। अब तेल की जगह वनस्पति घी ले लो, कौन सा क्या ले लिए, वनस्पति घी, ये ले लो। वनस्पति घी के साथ में रंग नहीं बदलेगा, वनस्पति घी के साथ में क्यों नहीं बदलेगा, ध्यान देना, वनस्पति तेल है ना वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, और ये जो घी है ना वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा असंतृप्त यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और संतृप्त यौगिक बनाते हैं, संतृप्त यौगिक बनाते हैं। तो तेल तो असंतृप्त था, वो फिर संतृप्त में बदल जाता है। अब यहाँ तो घी तो पहले ही संतृप्त है, तो ये क्रिया नहीं करेगा, आपको रंग बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये संतृप्त है। घी क्या है, संतृप्त है। समझ में आया बेटा। इससे आप क्या अनुमान निकालोगे, किस पदार्थ में बहुबंध है। तो आप पता चल गया होगा, तेल घी, तेल क्रिया कर रहा है, घी क्रिया नहीं कर रहा है। घी क्रिया नहीं कर रहा है क्योंकि वह संतृप्त है, मतलब इसमें बहुबंध नहीं है। तेल क्रिया कर रहा है मतलब ये असंतृप्त है, इसमें बहुबंध है। ये आप अनुमान लगा सकते हैं बेटा। समझ में आया बेटा। आगे चले, चलो आगे देखो बेटा, आपको एक सारणी दे दी है। क्या दे दी है, सारणी, टेबल दी है। टेबल में देखो आपको कुछ नाम दिए हैं, ठीक है, इनके अणुसूत्र आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कार्बन कार्बन के बीच दोहरे बंध की संख्या कितनी है, आपको बतानी है। ये अणुसूत्र आपको दे दिया और पूछ रहा है कि कार्बन के बीच में कितना दोहरा बंध है। पहचान सकते हो, पहचान सकते हो क्या, देखो कैसे, वैसे तो पहचान सकते हो, बस हल्का सा याद दिलाने की जरूरत है आपको। फॉर्मूला बताया था मैंने, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये फॉर्मूला बताया था ना, याद है सबको। इसको फिर से रफ करता हूं बेटा, ध्यान दो, CnH2n-2, ये फॉर्मूला सबको याद है। ध्यान दो, कार्बन की संख्या कितनी है, 17, कितनी है, 17 है। 17 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना है, 35, 35 है, एक ये रहा, 36 हो गया। तो डबल हो के दो जुड़ रहा है, तो यहां डबल हो के दो जुड़ता है तो मतलब ये कैसा है, संतृप्त है। कैसा है, संतृप्त। और इनमें कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध। इसमें कैसा बंध पाया जाता है, इसमें कैसा बंध पाया जाता है। तो 17 है, 17 दूनी 34 होता है, और यहाँ पे H का मान 35 और एक 36 है, मतलब N का मान डबल होके दो जुड़ रहा है। सही है ना बेटा, दो जुड़ता है मतलब ये संतृप्त है, इसमें एकल बंध होता है। और पूछ क्या रहा है आपको, दोहरे बंधों की संख्या, तो इसमें लिख दो नहीं, दोहरे बंध नहीं है इसमें, इसमें दोहरे बंध नहीं है। समझ में आया बेटा। ध्यान दो बेटा, आगे क्या पूछा है, क्या I2 का रंग अदृश्य होगा, क्या I2 बोले तो आयोडीन, आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन अभी अभी देखे थे ना। तो बताओ बेटा, इसके साथ में अगर हम
उसको मिलाते हैं आयोडीन को, तो उसका रंग क्या अदृश्य होगा क्या? तो अदृश्य किसके साथ में होता है बेटा? असंतृप्त के साथ में। किसके साथ में होता है? असंतृप्त के साथ में। बताया था ना, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ही संकलन अभिक्रिया में आपस में क्रिया करते हैं, संतृप्त यौगिक क्रिया नहीं करते। असंतृप्त आपस में क्रिया करके संतृप्त बनते हैं। तो ये तो संतृप्त है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसमें कोई वो नहीं होगा, रंग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये संतृप्त है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा तेल के साथ में टिंचर आयोडीन का रंग बदल रहा था, क्योंकि तेल है, संतृप्त है। फिर घी के साथ में रंग नहीं बदल रहा था, क्योंकि घी क्या है? संतृप्त है। तो ये संतृप्त है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नहीं होगा, आई का मान नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहां पे देखो बेटा, 17 दूनी 34, 33 और 1 ये रहा 34, मतलब डबल हो रहा है, मतलब द्विबंध है इसमें। कैसा बंध है? एन का मान डबल देखो यहां हो रहा है, एन का मान डबल यहां हो रहा है, मतलब इसमें द्विबंध है। दोहरे बंधों की संख्या यहां पे क्या लिखोगे? 1। दोहरे बंधों की संख्या क्या लिखोगे? 1। समझ में आया बेटा? तो ये असंतृप्त है, और असंतृप्त तो क्रिया करते ही है, तो रंग बदलेगा। इसका आंसर होगा हाँ। आंसर क्या होगा? हाँ। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका 15 दूनी 30, 30 में 2 जोड़े तो 32, तो ये तो 31 और 1 ये 32। तो देखो एन का मान डबल होके 2 इसमें जुड़ रहा है, मतलब ये संतृप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसमें कोई दोहरा बंध नहीं है, इसमें सभी गहरे बंध है, और ये क्रिया नहीं करेगा। इसका आंसर भी क्या होगा? नहीं, नहीं आंसर होगा। इसमें रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि संतृप्त क्रिया ही नहीं करेगा, तो रंग कैसे बदलेगा बेटा? सही है ना? अब देखो इसकी, देखो बेटा 17 एकम 17, 17 दूनी क्या होता है? 34 होता है, लेकिन इसमें कितना है? 31 और 1 32, 31 और 1 हाइड्रोजन ये रहा, और 31 हाइड्रोजन ये रहे, तो 31 और 1 32 हो गया, और 17 दूनी क्या हो रहा है? 34, 34 में से कितना निकल रहा है? 2, तो 2 माइनस का हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें बंद है, तिहरा बंद है। कैसा बंद है? तिहरा बंद है। तो असंतृप्त यौगिक है ना ये, असंतृप्त यौगिक ये है, इसलिए इसका रंग बदलेगा। तो आंसर क्या होगा? हाँ। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है? कार्बन कार्बन के बीच दोहरे बंधों की संख्या, तो इसमें दोहरे के बंधों की संख्या कुछ नहीं है, दोहरा बंध नहीं है, इसमें तिहरा बंध है, तिहरा बंध है। समझ गया ना कैसे है तिहरा बंध? क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, और यहाँ पे 32 है, मतलब 2 माइनस हो रहा है 34 में से, इस ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, और इसमें तिहरा बंध पाया जाता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? आगे बढ़ू? पक्का? चलो ठीक है। देखो ये क्या पूछा है? वनस्पति तेलों में से अलग किए गए 4 वर्ष आम्ल। ध्यान दो बेटा, वनस्पति तेलों में से अलग किए गए 4 वर्ष आम्ल, तो देखो ये रहा, ये वनस्पति तेल में से अलग किए हुए ही वस आम्ल है ये 4। ठीक है, इसका जवाब अपन ने दे दिया। ठीक है, ये जो पूछा है ना, इसका जवाब ऊपर दे दिया। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है ये? असंतृप्त यौगिक की संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ भी होती है। क्या बोल रहा है बेटा? असंतृप्त यौगिकों की संकलन अभिक्रिया, अभी हम असंतृप्त यौगिकों की संकलन अभिक्रिया देख रहे थे, तो ये असंतृप्त यौगिकों की संकलन अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ भी होती। समझ में आया बेटा? असंतृप्त यौगिक है, उनकी जो संकलन अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन के साथ में भी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के संकलन से संतृप्त यौगिक बनता है। अभी अभी हम देख रहे थे कि असंतृप्त यौगिक है वो क्रिया करते हैं और संतृप्त यौगिक बनाते हैं। तो असंतृप्त यौगिक है ना, हाइड्रोजन के साथ में भी क्रिया करते हैं और संतृप्त यौगिक बनाते हैं। तो यहां पे ध्यान दे लो बेटा, हाइड्रोजन संकलन से संतृप्त यौगिक बनता है, मतलब असंतृप्त यौगिक है ना वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेंगे। किसके साथ में जुड़ेंगे? संकलन मतलब जुड़ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? असंतृप्त यौगिकों के साथ में संकलन करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? असंतृप्त यौगिकों के साथ में संकलन करेगा, मतलब जुड़ेगा, और क्या बना लेगा? संतृप्त यौगिक बना लेगा। क्या बना लेगा? संतृप्त यौगिक।
परंतु इस अभिक्रिया के लिए प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक का उपयोग आवश्यक होता है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा है, इससे पहले हम ये पढ़ लिए कि असंतृप्त यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और संतृप्त यौगिक बनाते हैं। मतलब वो संकलन अभिक्रिया हो रही थी, मतलब दो असंतृप्त यौगिक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब ये संकलन अभिक्रिया है। तो आपस में मिले, ये और ये आपस में मिले, ये भी असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है, दोनों आपस में मिले और एक संतृप्त यौगिक बना लिए, मतलब ये संकलन अभिक्रिया है। अब आपको एक बात और समझाना चाह रहा है इसके अलावा कि असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के साथ में भी क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में भी, और संतृप्त यौगिक बनाते, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाता है उनके साथ में और संतृप्त यौगिक बन जाता। अब बेटा इनके साथ में क्रिया करने के लिए, असंतृप्त यौगिकों को हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। और वो उत्प्रेरक कौन कौन से? प्लेटिनम, प्लेटिनम बोले तो पीटी, प्लेटिनम बोले तो पीटी, निकेल, निकेल बोले तो एनआई, निकेल बोले तो एनआई। इन उत्प्रेरकों की आवश्यकता होगी बेटा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इन उत्प्रेरकों की आवश्यकता होगी। प्लेटिनम की आवश्यकता होगी और निकेल की आवश्यकता होगी। ये दोनों क्या है? उत्प्रेरक है। मतलब हाइड्रोजन को असंतृप्त यौगिकों के साथ क्रिया करने के लिए प्लेटिनम की और निकेल की आवश्यकता होगी। ये दोनों क्या है? उत्प्रेरक है। अब आप ये बोलोगे सर उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? तो ध्यान से सुनो बेटा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया तो वैसे की वैसे हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी से गठित होने पे मजबूर कर देंगे। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होने में 5 मिनट ले रही है ना, उसको 1 मिनट में पूरा कर देंगे, 1 मिनट में पूरा कर देंगे, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ा देंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो हाइड्रोजन को असंतृप्त यौगिकों के साथ में क्रिया करने के लिए यहां पे उत्प्रेरक लगेंगे, और वो उत्प्रेरक कौन से लगेंगे? प्लेटिनम और निकेल लगेंगे। ठीक है बेटा, हमने इसके पहले ही देखा है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जिससे अभिक्रिया कोई परिवर्तन न होते हुए उसका वेग परिवर्तित होता है। ये उत्प्रेरक की परिभाषा दे दी कि हम जानते हैं उत्प्रेरक पदार्थ क्या होते हैं। वो अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं लेकिन अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, वही उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? अब यहां पे ध्यान दो बेटा, क्या बताया है? ध्यान दो, इस अभिक्रिया के उपयोग से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, क्या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हाइड्रोजीकरण में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है। समझ में आया बेटा? तो इस अभिक्रिया के उपयोग से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजीकरण करते हैं। आयोडीन का उपयोग करके की गई उपयुक्त कृति में आपने देखा कि आयोडीन परीक्षा तेलों में अणुओं में बहुबंध, विशेषतः दोहरा बंध की उपस्थिति दर्शाती है। आपने ऊपर प्रैक्टिकल में देख लिया कि आयोडीन के अंदर दोहरा बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? दोहरा बंध पाया जाता है, इसीलिए वो उनका रंग अदृश्य हो रहा था। ठीक है बेटा? तथा वनस्पति घी संतृप्त है, तो वो तो तेल है ना, वनस्पति तेल, वो तो असंतृप्त है, और वनस्पति घी क्या है? संतृप्त है। ये आपको पता चल गया। वनस्पति तेल के अणुओं में लंबी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त होता है और उसमें कार्बन की जो संख्या कैसी होती है? लंबी होती है, कार्बन कार्बन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? हाइड्रोजनीकरण के कारण उनका रूपांतरण असंतृप्त श्रृंखला में होता है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इसने गलत प्रिंट दे दिया, यहाँ पे लिखो संतृप्त। क्या लिखो? संतृप्त। मिस प्रिंट दिया है इसने। क्या दिया है? मिस प्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे छापने में गलती हो गई, तो यहाँ पे संतृप्त, क्योंकि इसने बताया है वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त है। कैसा है? असंतृप्त है। अब उसका हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजनीकरण।
हाइड्रोजनीकरण करने से वनस्पति तेल अब वनस्पति घी में बदल जाएगा, वनस्पति घी में बदल जाएगा। और वनस्पति घी कैसा होता है? संतृप्त होता है बेटा। कैसा होता है? संतृप्त होता है। और वनस्पति घी बनता, समझ में आया? हाँ। दोहरे बंध से युक्त असंतृप्त वसा ये आरोग्यदायी होते हैं। संतृप्त वसा ये आरोग्य के लिए घातक होते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, जो वनस्पति तेल होता है ना, जो असंतृप्त होते हैं वो आरोग्यदायी होते हैं, उनसे हमें रोग हो सकता है। लेकिन ये जो वनस्पति घी है वो संतृप्त है, ये रोग, इससे हमें कोई रोग नहीं होगा, ये रोगों के लिए घातक होते हैं। ठीक है बेटा, ये रोग के दुश्मन होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लो बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझाया है, एग्जाम्पल से आपको समझाया है। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है बेटा? ये आपको एग्जाम्पल से समझा रहा है। देखो ये क्या है? असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त। ठीक है, ये वनस्पति तेल है वो असंतृप्त है क्योंकि इसमें दोहरा बंध है। कैसा बंध है? अब इसका क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है। हाइड्रोजनीकरण इसका किया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वो उत्प्रेरक कौन हो सकता है? या तो प्लेटिनम हो सकता है या निकेल हो सकता है। इस असंतृप्त यौगिक का हाइड्रोजनीकरण किया जा रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वो उत्प्रेरक पीटी भी हो सकता है, मतलब प्लेटिनम भी हो सकता है, और निकेल एनआई भी हो सकता है। अब इसका हाइड्रोजनीकरण किया गया बेटा, तो ये कैसा हो गया? अब संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। अब देखो इसमें एक ही एकल बंध है, एक ही एकल बंध है। और इसके साथ में देखो बेटा क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। मतलब इसका क्या हो गया? हाइड्रोजनीकरण। क्या हो गया? कुछ समझ में आया बेटा? पक्का? तो ये हो गई आपकी संकलन अभिक्रिया। क्या हो गई? मतलब आप कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला गुण ज्वलन पढ़ लिया, दूसरा गुण ऑक्सीकरण पढ़ लिया, तीसरा गुण संकलन पढ़ लिया। अब चौथा गुण हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन। चलो देख लेते हैं प्रतिस्थापन क्या है बेटा, ध्यान दो। ठीक है, 5 मिनट हो जाएगा। देखो बेटा 5 मिनट में हो जाएगा अपना प्रतिस्थापन, लास्ट है। ठीक है बेटा, 4 गुण है इनके, तो चौथा गुण पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, ध्यान दो बेटा। C एकल बंध H, C एकल बंध C, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन से कार्बन जुड़ा है। ये इकहरे बंध अत्यधिक प्रबल होने के कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रियाशील नहीं होते। देखो बेटा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ में कार्बन जुड़ा है, ये आपस में प्रबल, प्रबल मतलब मजबूत सहसंयोजी के बंध से बंधे हुए होते हैं। इसके कारण क्या होता है बेटा? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि ये मजबूत बंध से जुड़े हैं। और ये कैसे हैं? संतृप्त हैं। कैसे हैं? संतृप्त। तो इनमें क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अतः मतलब इसलिए अनेक अभिकारकों के साथ वे उदासीन होते हैं। इसलिए बहुत सारे अभिकारक है जिनके साथ में ये क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें मजबूत बंध पाया जाता है, इसलिए ये क्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये उदासीन होते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्लोरीन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। लेकिन क्या बोला इसने? बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ध्यान दो बेटा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त क्लोरीन के साथ में क्रिया करते हैं। किसके साथ में क्रिया करते हैं? हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अन्य पदार्थों के साथ में क्रिया नहीं करते हैं क्योंकि वो मजबूत बंध से बंधे हुए होते हैं। लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में एक एक करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का स्थान क्लोरीन परमाणु ले लेता है। देखो बेटा ध्यान दो, नाम क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम क्या है? प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित कर देना एक जगह से दूसरी जगह। तो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये आपका CH है जो कि संतृप्त है क्योंकि बीच में एक कलबंध है।
संतृप्त है, ये आपस में मजबूत बंध से बंधे हुए हैं, ये और दूसरों के साथ में क्रिया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रबल मजबूत बंध से बंधे हुए हैं। लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसके साथ में संतृप्त कार्बनिक यौगिकों के साथ में क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है, Cl की। किसकी? Cl की क्रिया करवाई जाती है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्लोरीन क्या करता है? इस हाइड्रोजन को हटा देता है और यहां पे खुद जुड़ जाता है। हाइड्रोजन को हटा देगा कौन? क्लोरीन। हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है, क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है। किससे? हाइड्रोजन से। तो जब आपने पढ़ी होगी परिभाषा बेटा तीसरे चैप्टर में कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो हो रहा है ना यहाँ पे प्रतिस्थापन, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा रहा है और खुद जुड़ रहा है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दो बेटा, जब अभिकारक के लिए एक प्रकार के परमाणु या परमाणु समूह का स्थान दूसरे प्रकार का परमाणु समूह लेता है, तब उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह बोल रहा है कि कोई यौगिक है, उससे कोई तत्व है, तत्व उस यौगिक में किसी परमाणु को हटा देगा और खुद वहां आके जुड़ जाएगा, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो हम इसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन का क्लोरीनीकरण पहले पढ़े ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, फिर पढ़े हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? क्लोरीन की। तो मीथेन का क्लोरीनीकरण, इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अब हम बेटा मीथेन का क्लोरीनीकरण करेंगे। किसका? मीथेन का। तो ये रहा आपका मीथेन, इसका क्या कर रहे हैं? क्लोरीनीकरण। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बेटा यहां पे ध्यान दो, ये जो क्लोरीन है, इसकी क्रिया इस मीथेन के साथ में करवा रहे हैं। तो ये क्लोरीन यहां से क्या करेगा बेटा? ये जो CH4 है ना, क्लोरीन की क्रिया, मीथेन की क्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं, तो इस CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो देखो ये एक हाइड्रोजन इधर आ गया और Cl2 यहां जुड़े जाएगा। तो ये Cl2 है, तो यहां क्या हो गया? Cl इसके साथ में जुड़ गया। यहां पे 4 था, 4 का क्या हो गया? 3 हो गया। 4 का क्या हो गया? 3। मतलब एक हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद जुड़ गया और यहां पे HCl बाहर निकल गया। समझ में आया? तो ये हो गया ना प्रतिस्थापन। क्या हो गया? प्रतिस्थापन। और अच्छे से समझो, देखो बेटा ध्यान दो, ये आपका मीथेन हो गया। क्या है? मीथेन, CH4। इसकी क्रिया करवा रहे हैं किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन से इसकी क्रिया करवा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, ये दूसरे अनेक पदार्थों के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस में मजबूत बंध से बंधे हुए होते हैं। लेकिन क्लोरीन के साथ में इनकी सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है। तो क्लोरीन क्या करता है? हाइड्रोजन को वहां से हटा देता है और खुद वहां जुड़ जाता है। ठीक है, तो मीथेन की क्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां Cl2 है, यहां CH4 है, यहां हाइड्रोजन को हटाएगा कौन? क्लोरीन। कौन हटाएगा? क्लोरीन। तो यहां हाइड्रोजन, यहां CH4 है ना, अब कितने हो गए? 3 हो गए। मतलब हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद यहां पे जुड़ गया। अब CH3Cl हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हटाया अलग, तो ये हाइड्रोजन यहां आ गया और यहां Cl2 था, तो एक Cl यहां आ गया, तो यहां क्या बन गया? HCl। मतलब क्लोरीन ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही बेटा सब में देख लो, यहां पे क्या बन गया? CH3Cl बन गया। CH3, तो ये देखो बेटा आपका ये रहा CH3Cl, है ना? CH3Cl। मीथेन का क्लोरीनीकरण किया गया तो हमें CH3Cl मिला। जो मिला है उसका हम फिर से क्लोरीनीकरण करेंगे। फिर से, तो देखो फिर से क्लोरीन से भी क्रिया करवाई। फिर से क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3,
यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे क्लोरीन एक था, अब एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ गया तो क्या हो गया Cl2। यहाँ पे एक क्लोरीन बच गया, वो क्लोरीन यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा है उसके साथ में जुड़ गया HCl बन गया। समझ में आया बेटा? ऐसे ही फिर से आपको क्या मिला अब CH2Cl2, इसका फिर से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण किया जा रहा है। इसी का देखो ये रहा, इसी का फिर से किया जा रहा है क्लोरीनीकरण। फिर से क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, CH2 है, अब क्या हो गया CH हो गया, CH3 है, खुद जुड़ा है यहाँ पे आगे 2 से 3 हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन यहां बच रहा है, ये HCl, यहाँ प्लस लगा देना बीच में, ठीक है, ये HCl इधर जुड़ गया। ठीक है बेटा, अब जो आपको मिला है, इसका फिर से क्या किया गया क्लोरीनीकरण, क्या किया गया क्लोरीनीकरण। आपको क्या मिला CHCl3, ये रहा CHCl3, इसकी क्रिया फिर से Cl2 से करवाई गई, इसकी क्रिया फिर से Cl2 से करवाई गई, तो इसकी क्रिया फिर से Cl2 से करवाए तो फिर से यहां से H को हटा देगा, फिर से H को हटा देगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन से कमजोर है, ठीक है, इसलिए इसको हटा रहा है ये। ठीक है, तो इसने इसको हटाया क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, इसने फिर से इसको हटाया, तो CCl3 है, CHCl3 है ना, तो हाइड्रोजन का हटा देगा तो क्या बच जाएगा C, और खुद एक यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा एक Cl बच रहा है, ये रहा, और यहां से जो हाइड्रोजन हटाया वो ये रहा, तो ये क्या हो गया मीथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक है, ये हो गई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये गुण भी इसके अंदर पाया जाता है कार्बनिक यौगिकों के अंदर। प्रतिस्थापन गुण भी पाया जाता है, संकलन गुण भी पाया जाता है, ज्वलन गुण भी पाया जाता है, और ऑक्सीकरण गुण भी पाया जाता है। ये चारों गुणधर्म हो गए किसके, कार्बनिक यौगिकों के। चारों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो इन चारों को आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, इजी है, एक बार याद करोगे सब याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है अल्केन के उच्च समावयवों से क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में बड़ी संख्या में उत्पाद बनते हैं। अब इसने बोला है कि अल्केन, बेटा अल्केनों का हम जब क्लोरीनीकरण करते हैं, जैसे यहाँ पे ये अल्केन आपका क्या था CH4 था, क्या था CH4। अल्केन जिनमें NN आए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिनमें NN आता है ना उनको हम अल्केन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें एक कलबंध पाया जाता है, इनका जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो अपने पास ज्यादा मात्रा में उत्पाद मिलते हैं। जैसे ये मीथेन है, मीथेन का क्लोरीनीकरण किया तो CH3Cl मिला, इसका फिर से क्लोरीनीकरण किया तो CH2Cl मिला, इसका फिर से क्लोरीनीकरण किया तो CHCl मिला, इसका फिर से क्लोरीनीकरण किया तो CCl4 मिला। सही है, तो ऐसे अल्केनों का क्लोरीनीकरण किए जाते हैं ना, तो अपने पास उत्पाद पे उत्पाद, उत्पाद पे उत्पाद मिलते जाते हैं और कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती जाती है। समझ में आया बेटा? पक्का? आपको बोला है कि प्रोपेन का क्लोरीनीकरण, इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक क्लोरीनीकरण परमाणु वाले ऐसे दो समघटक उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनके संरचना सूत्र लिखकर उन्हें IUPAC नाम दीजिए। तो आपको बेटा यहां पे देखो मेथेन का क्लोरीनीकरण कर दिया, आपको अब प्रोपेन का क्लोरीनीकरण करना है, घर पे मेहनत करना है और मुझे बताना है कि आपको आया है कि नहीं आया है। ठीक है, फिर मेरे से पूछना बेटा। ठीक है, तो इसका क्लोरीनीकरण भी करना बेटा आप। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा हूं, ध्यान दो बेटा। सामान्य अभिक्रियाओं के 4 प्रकार आपने पिछले प्रकरण में देखे हैं। कार्बनिक यौगिकों की संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया उन चारों में से किस प्रकार से आती है? संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सी अतिरिक्त जानकारी या अंतर है? तो बेटा संकलन अभिक्रिया जिसे आप संयोग अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित अभिक्रिया आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी है और अभी भी पढ़ी है। तो उन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आया? ठीक है, क्या समानताएं नजर आई, वो सब आपको बताना है। तो लगभग सेम ही है, संकलन और संयोग मतलब जुड़ना ही होता है, प्रतिस्थापित करना मतलब प्रतिस्थापन कर देना। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। संकलन अभिक्रिया जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यह संयोग अभिक्रिया हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां आपके हो गए हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म 4 हमने देख लिए। ठीक है, इससे आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा।